Hello, good evening, everyone. Good evening. Okay, so Chetna, Naisha, अनवी अनवी ने हाथ रेस कर रखा है पहले से ही, क्या बात है? Yes, हाँ sir. जी अनवी बताएं। So basically, sir, मैं अपने टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड मेरे को जो स्टैट्स वाली बुक है उसके अंदर कुछ डाउट्स हैं. सो अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, तो 4 है अभी, 4-5 है. सो व्हेन कैन यू क्लियर देम? अभी क्लास के बाद करते हैं। कौन से चैप्टर से डाउट्स हैं आपके? सर अभी तो वो सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन मोड से हैं. अच्छा, कुछ कैलकुलेशन वाले डाउट्स हैं या अदरवाइज थियोरेटिकल डाउट्स हैं? सर लाइक ग्रुपिंग ऑफ मोड क्या होता है, जो भी बुक में लिखा है वो ठीक से समझ नहीं आया, या फिर अच्छा, ओके, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स, आई डोंट नो हाउ क्वार्टाइल्स, टू. ओके। वो क्या है, इज वो क्या है, बिकॉज ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि इस बार आ रहा है, बट वो दिया हुआ था हाँ, चैप्टर के अंदर. ठीक है, ओके। तो ग्रुपिंग मेथड बेसिकली वो कैलकुलेशन में ही है, और क्वार्टाइल भी कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी मेरे को उसको समझाने में। तो अभी देखते हैं, अगर क्लास के बाद टाइम बचता है तो हम करते हैं, अदरवाइज मैं निष्कर्ष से बात करता हूँ, एक सेपरेट सेशन अरेंज करते हैं आपके लिए। ऑलराइट सर, और मैं और डाउट्स कलेक्ट कर लूंगी तब तक. हाँ ठीक है, फिर आप एक दफ़ा ना आप एक बार निष्कर्ष से बात कर लेना, उनको बोलना कि सर मेरा एक सेपरेट सेशन अरेंज करवा दो, मुझे डाउट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो वो कर लेंगे मैनेज, और अगर नहीं हो पाती है आपकी बात उनसे तो आप मेरे से बताना फिर उसके बाद। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक यू. ओके। चले जी, तो सो वी वर बेसिकली डिस्कसिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, एंड पॉसिबली आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट विल बी डिमांड। और मेरा ख्याल है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा टर्म 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम उस चैप्टर में पूरा करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन हो जाएगा, सॉरी, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया, देन डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या बचेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के बाद हम स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करें। खैर, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम पिछला थोड़ा सा पहले रिकॉल करेंगे सारा, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, अभी तक इस चैप्टर में हमने ये सब तो कंप्लीट कर ही लिया था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ऑर्डिनल अप्रोच में। देन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है, देन व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वी हैव आल्सो, आई थिंक वी हैव आल्सो कवर्ड बजट लाइन। बजट लाइन में मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कॉन्सेप्ट है, then attainable combination in budget line, unattainable combination, and what are the various possibilities of changes in budget line. We have already discussed these topics. In the last class we were discussing basically consumers equilibrium using indifference curve approach. तो इसमें मैंने आपको बताया जस्ट लाइक यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी, सिमिलरली इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपका इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए। जिस भी पॉइंट पे बजट लाइन टेंजेंट है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। आप इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी slope of indifference curve can be written as marginal rate of substitution, and slope of budget line can be written as marginal rate of exchange. So basically MRS and MRE, if both are equal, this is a situation of equilibrium, or we can also write it as marginal rate of substitution is equals to price ratio. So ये यहाँ से ये चार स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं ना, ऑल दीज आर सेम, सबका एक ही मतलब होता है। आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज करो। आमतौर पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है दिस, ये आपको जो है ये याद करना है, बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज कंडीशन नंबर ए। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है, दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली घटना चाहिए। तो हम इस पे एक बार और थोड़ा सा बात करते हैं,
और फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट्स होते हैं तो कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करते हैं। फिलहाल मैं एक दफा आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वापस से समझा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो पीछे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल भी। देखिए, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए वी नीड टू सेटिस्फाई two condition. Condition number one is that marginal rate of substitution must be equals to price ratio, or we can also write it as slope of सर ब्लर है स्क्रीन, मतलब blur screen. Okay, just a minute. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, उसके बाद शायद कुछ इम्प्रूव हो जाए। देखिए तो अभी क्लियर है थोड़ा बहुत। यस सर, अब क्लियर। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए। जब हम इसको डायग्रामेटिकली इंडिकेट करेंगे ना, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा। सपोज दिस इज अ बजट लाइन, बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट बनता है, और बजट लाइन कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और हम इस तरीके से एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, और in order to determine, in order to indicate the consumer point of consumer equilibrium, we must ensure that indifference curve must be tangent to the budget line. So suppose this is the indifference curve, और यहाँ पे टेंजेंसी क्रिएट हो रही है पॉइंट ई पे। तो जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन की टेंजेंट है, इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस रेशियो बोथ आर इक्वल। अच्छा, बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है इसकी वजह से डिस्टर्बेंस ऑडियो में, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ही है, पर है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो होल्ड कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 2 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, देखें तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल हो जाता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो का इक्वल कब होता है? तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होता है। तो मान लीजिए ई पॉइंट पर टेंजेंसी अराइज होती है, विच मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि ई पॉइंट पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अराइज हो रहा है, क्योंकि ई पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अराइज हो रहा होगा क्योंकि ई पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, सपोज ई पॉइंट पे क्योंकि एमआरएस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो है, हम कह रहे हैं, तो एमआरएस की वैल्यू सपोज 4 है, तो प्राइस रेशियो भी कितना आएगा? प्राइस रेशियो भी 4 आना चाहिए। तो सपोज एमआरएस इज 4 एंड प्राइस रेशियो इज एक्स कमोडिटी की कीमत 8 रुपए है, वाई कमोडिटी की कीमत 2 रुपीज है। तो अल्टीमेटली जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8/2 इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो दोनों इक्वल आ रहा है। लेकिन पॉइंट एफ पे इक्विलिब्रियम है क्या? बताइए, क्या पॉइंट एफ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा? स्पर्श बताओ, इज कंज्यूमर will be at equilibrium at point F, yes or no? Sir, no. No. Why consumer will not be in equilibrium at point F? क्यों नहीं होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे? सर क्योंकि ये बजट लाइन से ऊपर है। बजट लाइन से ऊपर, और सीधा सीधा एक क्लियर स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए कि भाई इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन की टेंजेंट ही नहीं है, टेंजेंसी क्रिएट नहीं हो रही है एफ पॉइंट पे, और ना ही जी पॉइंट पे क्रिएट हो रही है। ना एफ पॉइंट पे टेंजेंसी है ना जी पॉइंट पे, इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं है। सवाल उठता है सर जहाँ पे टेंजेंसी है वहां पे तो हम कहते हैं एमआरएस प्राइस रेशियो इक्वल है, लेकिन जहाँ टेंजेंसी नहीं है यानी कि ई पॉइंट से ऊपर की तरफ जाहिर है टेंजेंसी नहीं होगी, और ई पॉइंट से आप जितना नीचे जाएंगे वहां पे भी टेंजेंसी नहीं होगी। सिचुएशन क्या है ये? अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? देखिए जरा, एफ पॉइंट पे या जी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? तो सबसे पहले एफ पॉइंट की बात कर लेते हैं, एफ पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट की, कि एफ पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। क्योंकि सर जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले, बताइए, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ये इंडिफरेंस कर्व है ना, ई पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है? 4 है। ई पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 4 है। आप जब इंडिफरेंस कर्व पे ऊपर की तरफ जाओगे एफ पॉइंट पे, या ई से ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लो, एच वाई एक्स जेड, कुछ कोई भी पॉइंट लो आप इससे ऊपर, ई पॉइंट से ऊपर ना एमआरएस की वैल्यू ज्यादा होती है, और ई पॉइंट के बाद ना एमआरएस की वैल्यू कम होगी। तो मान लीजिए ई पॉइंट पे अगर 4 है तो मैं मान लेता हूँ एफ पॉइंट पे इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 होगी, एमआरएस यहाँ पे 6 होगा, करेक्ट? एमआरएस को हम इंडिफरेंस कर्व पे मेजर करते हैं। अच्छा, ई पॉइंट पे एमआरएस की वैल्यू 4 थी और प्राइस रेशियो की वैल्यू कितनी थी? वो भी 4 थी। लेकिन आप ये बताओ कि बजट लाइन पे जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, सपोज बजट लाइन पे आप यहाँ पे आएंगे एफ पॉइंट के एग्जैक्टली सामने, तो बताइए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमारे प्राइस रेशियो की क्या वैल्यू होगी? सर यहाँ पे प्राइस रेशियो 4 ही रहेगा। प्राइस रेशियो बजट लाइन पे मेजर करते हैं, प्राइस रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ ई पॉइंट पे 4 है तो यहाँ भी 4 रहेगा, इसके नीचे भी, इसके ऊपर भी। एट एनी पॉइंट ऑन दी बजट लाइन मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, प्राइस रेशियो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यानी कि अगर हम एफ पॉइंट पे बात करें ना, एफ पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मान लो यहाँ पे 6 है और प्राइस रेशियो वही कितना है? 8/2 यानी कि 4। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, हेंस इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है। समझ आ रही है बात? अच्छा, पॉइंट जी की अगर हम बात करें, पॉइंट जी पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि सर जब आप इंडिफरेंस कर्व पे नीचे की तरफ आएंगे ना तो एमआरएस की वैल्यू तो घट जाएगी, लेकिन प्राइस रेशियो की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। तो इस पॉइंट पे प्राइस रेशियो और इस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग अलग होगा। तो जी पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मान लो घट के 1 हो गया, एमआरएस घट के 1 हो गया, लेकिन प्राइस रेशियो कितना रहेगा? अभी भी प्राइस रेशियो कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। तो अगर आप जी पॉइंट पे बात करें इक्विलिब्रियम है या नहीं है, तो हम लिखेंगे कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जी पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज
एक सेकंड, क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं है? क्योंकि सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम है प्राइस रेशियो के मुकाबले। जाहिर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जी पॉइंट पे ना कम हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा ना, 4 से कम हो जाएगा, मान लेते हैं ये 1 हो जाएगा, और प्राइस रेशियो अभी भी 8/2 रहेगा, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 1, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम यहाँ भी नहीं हो रहा। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंसी अराइज होगी वहीं पे इक्विलिब्रियम इसलिए होता है क्योंकि इस पॉइंट पे एमआरएस और प्राइस रेशियो इक्वल होता है। लेकिन जब आप इंडिफरेंस कर्व में ऊपर की तरफ जाएंगे एफ पॉइंट पे, ये इसके नीचे की तरफ आएंगे जी पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर एमआरएस की वैल्यू प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी और नीचे एमआरएस की वैल्यू प्राइस रेशियो के मुकाबले कम हो जाएगी। समझ आया? अब देखो एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपसे पूछते हैं सीधा कि बताइए अगर एमआरएस की वैल्यू प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है, इफ एमआरएस इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, तो इस सिचुएशन में कस्टमर को क्या करना चाहिए? पहले तो ये पूछते हैं कि इफ एमआरएस इज ग्रेटर देन पीएक्स बाय पीवाई, तो क्या ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है या नहीं है, वेदर इट इज अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और नॉट। तो आपका जाहिर है जवाब क्या होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है सर, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर प्राइस रेशियो से ज्यादा है तो कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में कस्टमर क्या करेगा? देखिए अगर अगर इस सिचुएशन में मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहीं पे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है, एफ पॉइंट पे ही तो एमआरएस की वैल्यू प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है। तो आप मेरे को बताइए अगर कस्टमर इस पॉइंट पे है, अभी एफ कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट कर रहा है वो, और उसको अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ई पॉइंट पे जाना है, आप मेरे को बताओ यहाँ पहुंचने के लिए क्या करेगा वो, यहाँ पे आने के लिए क्या करेगा? ये दिस इज कमोडिटी एक्स एंड दिस इज कमोडिटी वाई। मान लेते हैं अभी एफ कॉम्बिनेशन में वो इसका 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और इसका 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अगर उसको नीचे आना है ना, ई पॉइंट पे आना है, तो उसको गुड एक्स का इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 3, और गुड वाई का प्रोडक्शन जो है उसको जाहिर है क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कस्टमर इस सिचुएशन में हो, इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पी एक्स बाई पी वाई, तो कस्टमर को क्या करना चाहिए? कस्टमर शुड कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, कस्टमर को गुड एक्स का ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके इवेंचुअली उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल हो सकता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले कम है, यानी कि जी पॉइंट पे कस्टमर ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? अब मेरे को बताओ अगर जी पे हैं, हमें इक्विलिब्रियम के लिए कहाँ जाना है? ई पे जाना है। तो ई पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन से कमोडिटी की प्रोडक्शन कौन सी कमोडिटी की कंजम्पशन आपको बढ़ानी पड़ेगी और कौन से की रिड्यूस करनी पड़ेगी? बताएंगे कौन से कमोडिटी का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे, किसका रिड्यूस करोगे? बताइए। हमें जी को ई पे लाना है। हाँ, जी से हमें ई पे जाना है क्योंकि इक्विलिब्रियम तो अल्टीमेटली टेंजेंसी वाले पॉइंट पे अचीव होगा। तो जाहिर है हमें अभी हम गुड एक्स कितना कर, को डिक्रीज अभी गुड एक्स करेंगे। कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे होंगे ना, इतनी। हाँ, गुड एक्स को डिक्रीज करेंगे और गुड वाई को इंक्रीज करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिसको भी ये बात क्लियर नहीं हुई वो एक बार फिर से सुन ले, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो अच्छे तरीके से, दिस इज बजट लाइन और ये हमने इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट डिटरमिन कर दिया, यहाँ पे टेंजेंसी हमने क्रिएट कर दी, दिस इज इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज पॉइंट ई ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये तो आप समझ लो अच्छे तरीके से कि जहां पे भी टेंजेंसी है यानी कि पॉइंट ई पे, वहां पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा ही होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। और इसकी क्या कंडीशन है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल होगा। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए ये सिचुएशन है, कस्टमर ना अभी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे आप देखें, पॉइंट ए पे वो कमोडिटी वाई के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है? दिस इज कमोडिटी वाई, मान लेते हैं कमोडिटी वाई का 30 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी एक्स
उसका मान लीजिए 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर ए की अगर हम बात करें, अभी कस्टमर कॉम्बिनेशन ए पे ऑपरेट कर रहा है, इट मींस के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, पॉइंट ए पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नहीं। क्यों नहीं है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे? क्यों नहीं है सर? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू ज्यादा होगी प्राइस रेशियो के मुकाबले। क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे ना इंडिफरेंस कर्व पे, जितना ऊपर जाएंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ई पॉइंट से नीचे कम हो जाती है, प्राइस रेशियो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जाहिर है प्राइस रेशियो उतना ही होगा, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू बढ़ गई होगी। ओके, अब बताओ इस सिचुएशन में, क्योंकि कस्टमर अभी ए कॉम्बिनेशन पे है, उसे अल्टीमेटली अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है, आप मेरे को बताओ उसे उसे क्या रिकमेंड करोगे? आप ए पॉइंट से आप उसे नीचे आने के लिए कहोगे या ए पॉइंट से ऊपर जाने के लिए कहोगे? बताओ। सर नीचे आने ए के लिए। नीचे आने के लिए कहेंगे। और नीचे आने का मतलब पता है क्या है? आप उससे क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि सर नीचे आके आप ई कॉम्बिनेशन पे आप कंजम्पशन करो। इसका ये मतलब है कि गुड बाय का आप इतना यूनिट कंज्यूम करो और गुड एक्स का आप इतना यूनिट कंज्यूम करो। इसका मतलब सपोज गुड एक्स का आप 6 यूनिट कंज्यूम करो और इसका मान लीजिए आप इसे कह रहे हैं 15 यूनिट कंज्यूम करो। इसका ये मतलब हो गया कि अगर कस्टमर इस तरह की सिचुएशन में हो जहां पे उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है, तो कस्टमर को क्या करना चाहिए? कस्टमर शुड कंज्यूम गुड एक्स, मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। उसको गुड एक्स का ज्यादा यूनिट कंज्यूम करना चाहिए। किस लिए? इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसको गुड एक्स कंटिन्यू करना चाहिए, उसका कंजम्पशन करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात कर लें इस पॉइंट की, सपोज एक और पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट पे क्या सिचुएशन है सर? बी पॉइंट पे कस्टमर जो है सर मुझे वो, इसमें एक बात पूछनी थी। हाँ जी बताएं। सर अगर हम इसी ए पॉइंट वाले में सिर्फ गुड एक्स को वही रखें, सिर्फ गुड वाई को डिक्रीज करें तो भी तो हो जाएगा। गुड एक्स को हम वही रखें, गुड, देखो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है स्पर्श, कि आप जब एक कमोडिटी डिक्रीज करेंगे ना तो आपको दूसरा इंक्रीज करना ही पड़ेगा। रीजन पता है क्या है इसका? कस्टमर को अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन तो इक्वल मेंटेन करना है ना। अगर आप गुड एक्स जो है उतना ही रखोगे और गुड वाई जो है रिड्यूस कर दोगे, तो उससे क्या होगा? ओवरऑल सेटिस्फैक्शन तो रिड्यूस हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, कि आपको सारे कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना है। यस सर। तो सेटिस्फैक्शन ए पे भी उतना ही है, ई पे भी उतना ही है, बी पे भी उतना ही। बस हमें क्या करना है? हमें अल्टीमेटली उन तीनों कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है विद इन दी बजट वो चूज करना है। अब देखो अभी जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन है ये हमारे बजट से वैसे भी बाहर है, सेटिस्फैक्शन हमें वहां पे मिलेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली बजट से बाहर है। कॉम्बिनेशन बी भी बजट से बाहर है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बजट के दायरे में हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो कहाँ आना पड़ेगा? ई पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो ई पॉइंट के लिए आप कस्टमर को क्या कहोगे? अगर वो ई पॉइंट से ऊपर है आप कहोगे नीचे आओ, इसका मतलब गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाइए। ई पॉइंट से ऊपर होने का सीधा सा मतलब है कि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है। किसी भी पॉइंट पे, ई पॉइंट से ऊपर ये वाला पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट। सिमिलरली अगर वो ई पॉइंट से नीचे है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले कम है। तो आप उससे क्या कहोगे? जैसे अभी बी कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट कर रहा है ये, तो आप उससे कहोगे सर आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो आपको ई पे आना पड़ेगा। ई पे आने का सीधा सा मतलब है कि आपको, मान लीजिए बी कॉम्बिनेशन में इसका है 15 यूनिट, आप इससे कहोगे गुड एक्स की क्वांटिटी आप रिड्यूस करो और गुड वाई की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाओ। जैसे ये 10 पे है तो आप इसको कहोगे ये बढ़ाओ। तो यानी कि कोई भी पॉइंट जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे होता है, जैसे बी पॉइंट, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका कम हो जाए प्राइस रेशियो के मुकाबले, वहां पे आप रिकमेंड करते हैं, आपका सजेशन ये रहता है कि कस्टमर शुड कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हो तो। समझ आ गया? अभी क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। चल एक सेकंड। देखिए ये डायग्राम तो हमें समझ आ गया अच्छी तरीके से, दूसरी कंडीशन भी हमें समझ आ रही है।
पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि एमआरएस डिक्रीज होना चाहिए, और एमआरएस डिक्रीज होने का मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर उसका शेप कॉन्वेक्स है तो इससे साबित होता है कि एमआरएस डिक्रीज हो ही रहा होगा। अब आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। अगर प्राइस रेशियो के मुकाबले एमआरएस ज्यादा है तो क्या होगा? तो जैसे ये वाला पॉइंट है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे ई पॉइंट पे अचीव हो रहा है, लेकिन हम अगर ये कह रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो से ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं हम ई पॉइंट के ऊपर किसी हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी कि डी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो डी पॉइंट पे अगर कस्टमर ऑपरेट कर रहा है, आपका सजेशन क्या होगा कि वो वहां से नीचे आने के लिए किसका कंजम्पशन बढ़ाए? गुड एक्स का बढ़ाए, और गुड एक्स की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या लिखा है, दिस सिचुएशन इंडिकेट कंज्यूमर्स सैक्रिफाइस इज मोर देन द प्राइस रेशियो। बेसिकली सैक्रिफाइस का मतलब है एमआरएस। ये सिचुएशन बेसिकली ये बताता है कस्टमर का प्राइस रेशियो, कस्टमर का एमआरएस प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा है। देयरफॉर इन सच अ सिचुएशन कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, ड्यू टू व्हिच एमआरएस विल डिक्लाइन, and he will continue to consume good eggs until the marginal rate of substitution becomes equal to the price ratio। ये सिचुएशन बेसिकली बता रही है कि हमारे ज्यादा है प्राइस रेशियो के मुकाबले, इसलिए कस्टमर कमोडिटी एक्स का और ज्यादा कंजम्पशन करेगा, और वो जब ज्यादा कंजम्पशन करेगा ना, तो वो डी पॉइंट से नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे की तरफ मूव करने से उसका एमआरएस घटता रहेगा, और अल्टीमेटली वो इस पॉइंट पे घट के आ जाएगा जहां पे प्राइस रेशियो के वो इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर एमआरएस प्राइस रेशियो के मुकाबले कम हो जाता है, प्राइस रेशियो ज्यादा है एमआरएस कम है, तो इन दैट केस कस्टमर को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि सपोज वो एफ पॉइंट पे है कहीं, कस्टमर इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, तो उसको ई पॉइंट पे आना पड़ेगा, और ई पॉइंट पे आने के लिए आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे कि गुड एक्स की क्वांटिटी रिड्यूस करे और गुड एक्स की क्वांटिटी रिड्यूस करे और गुड वाई की क्वांटिटी बढ़ाए। देखिए इसमें लिखा है दिस इंडिकेट दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस फॉर द अदर कमोडिटी। मतलब बेसिकली उसका एमआरएस कम है प्राइस रेशियो के मुकाबले, देयरफॉर इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द अदर गुड, यानी कि गुड बाय। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मेरा ख्याल है ये टॉपिक अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर अभी भी डाउट है तो कोई इशू नहीं है, हम इसको फिर से कर सकते हैं। चेतना, अक्षिता, आपका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है, आप लोगों को क्लियर है पॉइंट? अक्षिता एंड चेतना? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आगे एक छोटा सा पॉइंट और एग्जाम में कई दफा ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में डिफरेंस क्या है। अभी तक जितना आपने समझा है, दो अलग अलग थियोरीज है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज बेसिकली गिवन बाय जे.आर. हिक्स एंड एलन, and cardinal utility approach was given by प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो हम लिख सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, है ना। अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली ये कहते थे कि कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जे.आर. हिक्स एंड एलन बेसिकली ये कहते हैं कि कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं। रैंक मतलब कौन सा किसके मुकाबले बेहतर है। सपोज मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स देता हूँ, ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, तो आप ये नहीं बता सकते कि किस कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली रैंक कर सकते हैं कि मैंगो इज बेटर देन एप्पल और एप्पल इज बेटर देन ऑरेंज। इस तरीके से फर्स्ट सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा आपको, उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद कौन सा अच्छा लगा सेकंड रैंक, और सबसे खराब कौन सा लगा उसके बाद आप उसको थर्ड रैंक दे सकते हो। समझे बात? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बेसिकली सेटिस्फैक्शन को रैंक करने की बात करता है। आगे चलते हैं, कौन सा रियलिस्टिक है और कौन सा आपको रियलिस्टिक नहीं लगता। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता हमें, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज मोर रियलिस्टिक, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको रैंकिंग करके ही मेजर करते हैं। अगर मैं आपको 2 कमोडिटीज देता हूं तो आप मेरे को सेटिस्फैक्शन नंबर्स में नहीं बताओगे, आप कहोगे सर ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन ए, इस तरीके से ही आप मेरे को बताएंगे। अब थ्योरीज किसने दी थी इसके बेसिस पे भी एक डिफरेंस बन जाता है कि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, दिस वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। आगे लिखा है यूज्ड अंडर, देखो यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल हम करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच में, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं हम इंडिफरेंस कर्व ऑफ इक्विलिब्रियम समझने के लिए। तो ये इतना रिलेवेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो बेसिकली ये एक डिफरेंस कंसिडर किया जा सकता है।
सो दिस इज इट, ये था आपका चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। इसकी वर्कशीट मैंने प्रिपेयर करी, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो मैं निष्कर्ष के साथ शेयर कर दूंगा आज, वो आपको दे देंगे। आप प्लीज उसको अटेम्प्ट कर लेना, और इस चैप्टर में कहीं कोई या किसी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम होती है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। सो आप अब जो है आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और चैप्टर का नाम होगा, एक मिनट, देखिए ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस इज थियोरी ऑफ डिमांड। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में, आप मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आता है, व्हाट इज डिमांड। आपको डिमांड से क्या समझ आता है जब हम कहते हैं डिमांड, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिमांड, बताइए। नाइशा, चेतना, स्पर्श, अनन्वी, कुछ सर भी। सर डिमांड रिक्वायरमेंट। डिमांड इज बेसिकली अ रिक्वायरमेंट, ओके, ऑलराइट। स्पर्श, आप कुछ बता रहे थे। सर डिमांड वो होती है जो मतलब हमें चाहिए। जो हमें चाहिए वो डिमांड। अच्छा, आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है कि सपोज मैं मर्सिडीज परचेज करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बड़ी चाहत है जिंदगी में, मर्सिडीज होनी चाहिए मेरे पास एक। तो क्या मेरा ये चाहना डिमांड कहलाएगा? इज इट अ डिमांड और नॉट? नो सर, वो आपकी विश हो गई। ये आपकी विश हो गई, करेक्ट। डिमांड इज समथिंग जिसके लिए आपके पास लाइक मनी भी है एंड यू डिमांड इट। करेक्ट, बेसिकली अगर आपके पास पैसा भी है उस इच्छा को, उस विश को पूरा करने के लिए, तो ही डिमांड कही जा सकती है। इसका मतलब सिर्फ आपका किसी चीज को चाहना डिमांड नहीं होता है ना। अगर आप किसी भी चीज को चाहते हैं वो डिमांड नहीं है आपकी। डिमांड बेसिकली क्या है, डिमांड के साथ साथ आपकी जेब में पैसे भी होने। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है एक एक कोई पर्सन है, उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो बंदा ना एक सपोज एक फ्रूट की दुकान के बाहर खड़ा है, और वो बहुत देर से अलग अलग फ्रूट देख रहा है। तो दुकानदार उससे कहता है, जो शॉपकीपर है वो उससे कहता है, भाई साहब क्या चाहिए आपको? तो वो कहता है, मेरा ना ऑरेंज खाने का बड़ा मन है। अब बताओ, जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या शॉपकीपर ये मान लेगा कि ये बंदा जो है ना वो ऑरेंज खरीदना चाहता है? बताइए, क्या वो ये समझेगा कि इस पर्सन की ऑरेंज की डिमांड? आंसर इज नो। समझ रहे हैं? वो क्या है, वो सिर्फ उसकी विश है। आपको पता है दुकानदार क्या कहेगा? दुकानदार कहेगा कि भाई आपके पास पैसे वैसे हैं? उस बंदे से पूछा गया उसके पास पैसे हैं, उसने कहा हाँ जी मेरे पास पैसे हैं। इसका मतलब किसी भी विश को पूरा करने के लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स में, दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर आपकी होनी चाहिए। परचेजिंग पावर को हम एबिलिटी कहते हैं। तो दो चीजें हैं, वो डिमांड के लिए दो चीजें जरूरी है। नंबर वन, आपकी डिजायर होनी चाहिए किसी चीज की। जैसे वो बंदा जो है वो ऑरेंज कंज्यूम करना चाहता है, उसकी डिजायर है, और उसके लिए उसकी जेब में पैसा भी है। दुकानदार ने कहा आपके पास पैसे हैं, उसने कहा हाँ जी है, यानी कि एबिलिटी है। लेकिन सुनो, दुकानदार ने कहा आप वो पैसे दोगे मुझे? ये बंदा कहता है नहीं मैं देना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर्सन की डिमांड, डिजायर है, उसकी एबिलिटी भी है, लेकिन पे करने की विलिंगनेस नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है। नंबर वन, उस बंदे की क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड नंबर थ्री, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस क्या है? विलिंगनेस टू पे। कोई भी चीज हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए पेइंग एबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए, और पैसा देने की इच्छा भी होनी। इनमें से अगर कोई भी चीज अगर मिसिंग है ना, तो हम डिमांड नहीं कर सकते। सपोज एक बंदे के पास पैसा है, पैसा देने की इंटेंशन भी है, उसकी विलिंगनेस भी है, लेकिन वो खरीदना ही नहीं चाहता, डिजायर ही नहीं है उसकी किसी चीज के लिए, है ना। जैसे मेरे पास अभी जेब में मेरे पैसे हैं और मैं पैसे देना भी चाहता हूँ, लेकिन कोई बंदा मेरे से कहता है सर आप पिज्जा परचेज कर लो, बर्गर ले लो, या कोई और, सपोज कोई मेरे को एक नोटबुक सेल करना चाहता है, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। इसका मतलब मेरी एबिलिटी भी है, मेरी पेइंग कैपेसिटी भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन उसके बावजूद इसको हम डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि डिजायर ही नहीं है। समझे बात? तो बेसिकली डिमांड इज मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। डिमांड होता क्या है इस पे मैं आता हूँ अभी। पहले हम इसको
इसमें एक दो चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे। देखिए इसको क्या होगा, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिमांड इज द डिजायर ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक कस्टमर किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे, उसको हम डिमांड कहते हैं। जैसे कस्टमर किसी कमोडिटी का रेट अगर 10 रुपए है तो उस 10 रुपए के रेट पे कितना परचेज करना चाहता है, जब उसका रेट घट के 15 हो जाता है तो कितना परचेज करना चाहता है, या बढ़ के 25 या 30 या 50 हो जाता है तो कितना परचेज करना चाहता है। तो जितनी क्वांटिटी एक कस्टमर किसी कमोडिटी की परचेज करना चाहता है दैट इज कॉल्ड डिमांड। लेकिन इसमें डिमांड बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनी है ना, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो मैं वो तीनों चीजें आपको बताता हूँ। डिमांड इज अकम्पनीड बाय थ्री फैक्टर्स, नंबर वन डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। अब डिजायर का क्या मतलब है, जैसे डिजायर इज जस्ट अ विश टू हैव समथिंग, किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं, वो आपकी जो विश है ना, दैट इज कॉल्ड डिजायर। डिजायर इज जस्ट अ विश टू हैव समथिंग। जैसे इस बंदे की क्या डिजायर है कि इसके पास सपोज साइकिल होनी चाहिए, तो दिस इज हिज डिजायर। अच्छा, अब सपोज इसको जो है वो केक कंज्यूम करना है, केक खाना है, तो दिस इज हिज डिजायर। दिस इज नॉट डिमांड, इसको डिमांड नहीं कह सकते हम। अच्छा, क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, आपके पास डिजायर के साथ साथ आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। डिजायर इज कंबाइंड विद एबिलिटी बिकम्स वांट। जब डिजायर और एबिलिटी दोनों जुड़ जाती है ना, तो वो वांट बनती है। अभी भी डिमांड नहीं है, डिजायर प्लस एबिलिटी बिकम्स वांट। यानी कि अगर किसी के पर्स में पैसा है और वो किसी चीज को डिजायर करता है तो अब उसकी वांट हो गई। प्लस अब अगर वो उसके लिए पेमेंट करना चाहता है, विलिंगनेस है कि वो अपने वॉलेट से पैसा निकाल के उसको पे करना चाहता है, दैट इज हिज विलिंगनेस टू पे, देन फाइनली इट बिकम्स डिमांड। तो डिमांड के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है, डिजायर भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। लेकिन सीधा सीधा अगर हम पूछे कि डिमांड क्या है, तो आप कह सकते हो एक कस्टमर किसी भी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है सर, वो डिमांड है। एक कस्टमर 10 रुपए के रेट पे क्या चीज कितने पे परचेज करना, सॉरी 10 रुपए में कितने यूनिट परचेज करना चाहता है, 20 रुपए में कितने यूनिट परचेज करना चाहता है, 30 में कितना, 5 में कितना, ये डिमांड है। इसका मतलब ये याद रखें आप कि डिमांड को हमेशा प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है। डिमांड हमारे वाले चैप्टर में डिमांड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस। जैसे मैं इसको कॉपी पे समझा देता हूँ आपको। जैसे एक कस्टमर है, वो कोई कमोडिटी परचेज कर रहा है, उसकी कीमत है ये, दिस इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड दिस इज द क्वांटिटी दैट ही वांट्स टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तो सपोज जब हम उससे कहते हैं, सपोज वो पेन ही परचेज करना चाहता है, हम उससे कहते हैं पेन का प्राइस ना 10 रुपए है, वो कहता है ठीक है मैं 100 पेन्स परचेज करूंगा, 100 यूनिट्स ऑफ पेन्स। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रेट बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं अगर रेट 15 हो जाएगा तो कितना परचेज करोगे, वो कहता है मैं फिर सपोज 60 यूनिट्स परचेज करूंगा। और अगर रेट कम हो जाएगा, रेट सपोज 8 हो जाए, तो आप कितना परचेज करोगे, वो कहता है कि फिर मैं 140 यूनिट परचेज करूंगा। आप समझ रहे हो क्या है, ये बेसिकली दीज आर दी वेरियस क्वांटिटी दैट दिस कस्टमर वांट्स टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे कस्टमर जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है दैट इज कॉल्ड डिमांड। और जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस कस्टमर की जेब में पैसे भी होंगे, इसकी एबिलिटी भी होगी, पेन खरीदने की इसकी डिजायर भी होगी, और पेन के लिए पेमेंट करने की विलिंगनेस भी होगी। समझ आ गई बात। तो डिमांड बेसिकली क्या है, डिमांड इज बेसिकली वेरियस क्वांटिटी दैट अ कस्टमर वांट्स टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस इज डिमांड। अच्छा, अब जब हम बात करते, देखो डिमांड ना दो तरह की होती है, डिमांड को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आप एक ही कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, सपोज एक कस्टमर है, सपोज दिस इज रमेश। सर आप जब आप, स्क्रीन पे से कंट्रोल हटा सकते हो? सॉरी, सर स्क्रीन पे से ये कंट्रोल हटा दो अपनी। अच्छा ये कंट्रोल से आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, यस। ये वाले इनकी बात कर रहे हो आप, यस या यस ये, सर, नीचे आ रहे हैं। अच्छा ये वाला भी आपको दिख रहा है, एक सेकंड।
ये कंट्रोल्स कैसे जाएंगे? कंट्रोल्स तो आपको दिखने नहीं चाहिए। एक सेकंड। अभी सही है या अभी भी दिख रहा है? सर अब ठीक है। अब ठीक है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक ही कस्टमर के बारे में। हम बात कर रहे हैं सपोज रमेश के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि रमेश कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 रुपए का रेट है, तो 5 पे कितना परचेज करना चाहते हैं, 10 पे कितना परचेज करना चाहते हैं, 15 पे कितना करना चाहते हैं। रेट अगर 2 रुपए है तो उस पर कितना परचेज करना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी डिमांड बताई। ये कहते हैं कि मैं 100 यूनिट परचेज करना चाहता हूँ 5 रुपए के रेट पे, 10 पे मैं सिर्फ 40 यूनिट परचेज करना चाहता हूँ, 15 पे मैं 20 यूनिट परचेज करना चाहता हूँ, और 2 रुपए के रेट पे मैं 300 यूनिट्स परचेज करना चाहता हूँ। तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट प्राइजेस एंड दीज आर द वेरियस क्वांटिटी दैट ही वांट्स टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। तो जब हम एक ही कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। whenever we discuss the demand of one particular person, this is called individual demand. अगर हम एक साथ बहुत सारे लोगों की डिमांड कंसिडर करें, हम बात करें कि कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस पे रमेश, सुरेश, महेश, नरेश, जो भी अलग अलग कस्टमर्स कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, उन सबकी कलेक्टिव डिमांड को हम बेसिकली कहते हैं मार्केट डिमांड। समझ आ रही है बात? मार्केट डिमांड। जैसे मान लो 5 रुपए के रेट पे रमेश 100 यूनिट परचेज करना चाहते हैं, ये परचेज करना चाहते हैं 300 यूनिट, और ये परचेज करना चाहते हैं 50 यूनिट्स। तो अल्टीमेटली ये तीनों मिलके कितना परचेज करना चाहते हैं? 450 यूनिट। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में फर्क क्या हुआ? एक कस्टमर जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। और बहुत सारे कस्टमर्स या एक से ज्यादा कस्टमर जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं अलग अलग प्राइसेस पे, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। समझ आ गया? तो देखिए, टाइप्स ऑफ डिमांड में, ये हिंदी वाला जो है ना वो आप अवॉइड कर देना। टाइप्स ऑफ डिमांड में दो तरह की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एक ही कस्टमर की डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, एक से ज्यादा है तो उसको मार्केट डिमांड कहा जाएगा। अब इंडिविजुअल डिमांड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन कस्टमर और वन कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट इन टाइम पे एक कस्टमर कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। तो अगर हम इतने सारे कस्टमर्स में सिर्फ एक ही कस्टमर के बारे में बात करें तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन मान लो अगर हम बहुत सारे कस्टमर के बारे में बात करेंगे, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी demanded of a commodity that all consumers is willing and able to buy at different prices during a particular period of time. This is called market demand. तो एक से ज्यादा कस्टमर्स, ये सारे कस्टमर्स के बारे में आप बात करोगे कलेक्टिवली तो मार्केट डिमांड कहलाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ अपने बारे में कि मैं सपोज मैं मोबाइल फोन परचेज करना चाहता हूँ, तो कमोडिटी जब मोबाइल फोन का रेट 10,000 है तो मैं कितने मोबाइल फोन परचेज करना चाहता हूँ, 15,000 के रेट पे कितना परचेज करना चाहता हूँ, 20,000 के रेट पे कितना करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर मैं आप सबके बारे में डिस्कशन करूँ, स्पर्श है, अनवी है, नायशा, चेतना, अगर हम सबके बारे में कलेक्टिवली बात करें तो उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है। अब अगर इंडिविजुअल डिमांड को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर मार्केट डिमांड को हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे ये है, इस टेबल पे ना मैंने सिर्फ एक ही कस्टमर की डिमांड को इंडिकेट किया कि 5 रुपए के रेट पे कस्टमर ए जो भी XYZ एक कस्टमर है, वो कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। तो 5 रुपए के रेट पे वो 1 यूनिट परचेज करना चाहता है, 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4 और 1 रुपए के रेट पे 5 यूनिट परचेज करना चाहता है। एक ही कस्टमर की बात कर रहे हैं इस पूरे टेबल पे, तो दिस टेबल इज बेसिकली कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर आप एक से ज्यादा कस्टमर की डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, सपोज इस टेबल में मैंने क्या किया है, इस टेबल पे मैंने प्राइस लिया है कमोडिटी का, और एक कस्टमर है हमारा कंज्यूमर एक्स एंड कस्टमर है कंज्यूमर वाई।
तो 5 रुपीज के रेट पे कस्टमर एक्स ना 1 यूनिट परचेज करना चाहता है और कस्टमर वाई 2 यूनिट परचेज करना चाहता है, तो 5 रुपए के रेट पे टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3। तो ये 3 क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। और ऐसे ही 4 रुपीज के रेट पे 2 यूनिट कस्टमर एक्स परचेज करना चाहता है, 3 यूनिट्स कस्टमर वाई परचेज करना चाहता है, तो इवेंचुअली इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड 5 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? मार्केट डिमांड। समझ आई बात? तो बेसिकली 2 कस्टमर्स की एक साथ आप डिमांड कैलकुलेट करोगे या उससे ज्यादा कस्टमर्स की निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड के लिए टेबल बनाएंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। इंडिविजुअल डिमांड को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप टेबल बनाओगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। समझ आ गया? तो इजी है ये वाला पार्ट बेसिकली। तो अभी तक हमने बात करी इस चैप्टर में कि डिमांड का क्या मतलब है। डिमांड जितनी क्वांटिटी कस्टमर परचेज करना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे, दैट इज डिमांड। एक कस्टमर की बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड, एक से ज्यादा की बात करेंगे मार्केट डिमांड। दिस इज इट। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड देखो ये आप सबको क्लियर है कि डिमांड ना मार्केट में चेंज होती रहती है, डिमांड सेम तो रहती नहीं है। आप मेरे को बता सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं डिमांड जिसकी वजह से चेंज होती है? जैसे कोई भी कमोडिटी, कई दफा हम देखते हैं ना किसी चीज की डिमांड बहुत हाई है मार्केट में, किसी चीज की डिमांड बहुत लो हो जाती है। वक्त वक्त पे जो है अलग अलग टाइम पे जो है कमोडिटी के प्राइस कमोडिटी की जो डिमांड है ना वो चेंज होती रहती है। आप मेरे को कुछ ऐसे फैक्टर्स बता सकते हो जिसके बेसिस पे, जिसकी वजह से कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है? कोई एक दो फैक्टर्स आप बताएंगे मेरे को। स्पर्श चेतना। The price of goods, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। the taste of commodity, टेस्ट, से मतलब हमें किस तरह की चीजें पसंद है। किस तरह की टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ओके, ऑलराइट। हाँ जी, और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। चेतना क्या बताया आपने? सॉरी, सर, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करता है चेतना डिमांड को? सर, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड जाएगी। तो ठीक है ना, टेक्नोलॉजी कहाँ गया? So, प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ सर, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ब्लैकबेरी का एक फोन चाहिए इस टाइम पर, तो मेरी वो डिमांड है, आई हैव द मनी, बट वो इस समय नहीं है बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। ओके, अच्छा, इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा कोई और फैक्टर आपके ध्यान में आ रहा है? मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे एक तो बहुत ऑब्वियस फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है इनफैक्ट प्राइस। किसी भी कमोडिटी की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस होती है ना किसी चीज से, दैट इज प्राइस। आमतौर पे प्राइस जब बढ़ता है तो कमोडिटी की जो डिमांड है ना वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो जाता है मार्केट के अंदर तो फिर डिमांड जो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। तो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी, कस्टमर की इनकम घटेगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी। मार्केट में फैशन, मतलब सॉरी फैशन ही ट्रेंड, या फैशन भी कह सकते हो। मार्केट में किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह के जैसे मान लीजिए जैसे कपड़ों में अक्सर जो है ट्रेंड चेंज होता है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है क्लोथिंग जो है वो लोग जो है प्रेफर करते हैं बेसिकली, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होती रहती है। इसके अलावा वेदर कंडीशन, मौसम, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे हम टी शर्ट्स वगैरह की डिमांड बढ़ा देते हैं, टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, और आपका रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है, विंटर्स में आपका बेसिकली जैकेट्स की या स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये सब क्या है? दीज आर बेसिकली फैक्टर्स। वेदर फैक्टर है, फैशन फैक्टर है, ट्रेंड फैक्टर है, इनकम फैक्टर है, और कमोडिटी की कीमत भी एक फैक्टर है। इसके अलावा कस्टमर की हैबिट भी फैक्टर है, कस्टमर को किस चीज की कितनी आदत है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के आदी हैं, इफ यू आर हैबिचुअल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आमतौर पे उसकी डिमांड ज्यादा होती है। अगर आप वो आदत छोड़ रहे हैं तो फिर आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो देयर आर न्यूमरस फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। हम फैक्टर्स के बारे में डिटेल में अगली क्लास में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि डिमांड में किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं मार्केट के अंदर। मतलब ये दीज आर द वेरियस फैक्टर दैट विल अफेक्ट द डिमांड, लेकिन डिमांड किस तरीके से अफेक्ट होगा इस पे भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम बात कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहां पे मैंने आपको बेसिकली बताया वापस से कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में तब अचीव होता है जब एमआरएस प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तो दो कॉन्सिक्वेंसेज भी बताई। अगर इक्वल नहीं हुआ तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के मुकाबले ज्यादा हो सकता है, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो से कम हो सकता है। इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो
it means consumers should consume more unit of good eggs in order to achieve the equilibrium. और अगर marginal rate of substitution कम है, price ratio ज्यादा है, in that case consumers should reduce the consumption of good X, he must increase the consumption of good Y, and when he increases the consumption of good Y, marginal rate of substitution will increase and eventually equilibrium will be achieved. ठीक है, उसके बाद हमने बात करी डिमांड की. डिमांड में मीनिंग ऑफ डिमांड बता दिया आपको. डिमांड बेसिकली किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक कस्टमर परचेज करना चाहता है उसको हम डिमांड कहते हैं, कंसिडरिंग कि उसकी डिजायर है, एबिलिटी और विलिंगनेस है. डिमांड दो तरह की होती है, इस पे हमने बात करी, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. एक कस्टमर की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड, एक से ज्यादा कस्टमर की डिमांड को मार्केट डिमांड कहते हैं. और अगर इंडिविजुअल डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और अगर बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड को आप टेबल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब अगली क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो आज की क्लास में इतना ही. होपफुली ये सारा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. अनवी, चेतना, नायशा, स्पर्श, डाउट है? नो सर. सर ये पावरपॉइंट शेयर करवा देना. ये वाला पावर, अच्छा मेरे को ना उसको एडिट करना पड़ेगा, इसमें ना कुछ चेंजेस करना है. तो देखता हूँ अगर आज हो जाता है तो ठीक है, आज ही करवा दूंगा, अदरवाइज फिर मैं कल करवाऊंगा. ओके सर. तो मेनली हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर सिर्फ प्राइस लिखते हैं और प्राइस लिखते हैं और क्या लिखते हैं? प्राइस एंड अदर फैक्टर्स. ओनली अदर फैक्टर्स. ठीक है, तो इस पे हम अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे अनवी. ठीक है, चलें. ओके यस. ओके, बाय.